नमस्कार दोस्तों, बेसिक गणित में आपका हार्दिक स्वागत है। जो एएलपी के मैथ्स की जो सीरीज़ चालू थी, इसका आज थर्ड पार्ट स्टार्ट हो चुका है। चूँकि हमने देखा जो 13 फरवरी की जो एग्ज़ाम हुई, इसमें मैथ्स का पोर्शन बहुत ज़्यादा कर दिया गया था। जो 75 क्वेश्चन थे, उसमें से मैथ जो एप्टीट्यूड होता है और रीजनिंग वाला जो पोर्शन होता है, उसी के लगभग 55 के आसपास क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। नॉर्मली जो ये क्वेश्चन पूछने थे 45 पूछे जाते हैं। तो अभी क्या है, इसमें वेटेज का थोड़ा बहुत अंतर हो गया है, लेकिन हो सकता है अगली एग्ज़ाम जो आपकी 16, 17, 18 को होगी, उसमें यही अपना 20 और 25 का ही वेटेज चले। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं जो आपका मैथ का जो सीरीज था। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन में बोला गया है आपको कुछ निम्नलिखित आंकड़े दिए गए, इसमें बहुलक या जिसे हम मोड बोलते हैं, इसकी वैल्यू 7 दी गई है। तब आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिएगा यहाँ पे आपको दिया गया है 2, 4, 6, 7, 5, 6, 10, 6, 7, 2k + 1, 9, 7 और 13 दिया हुआ है। इसमें मीडियन मोड आपको निकालना था। मोड आपको दिया हुआ है 7 दिया है, तो के की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो मोड क्या होता है वो याद रखिएगा। मोड का मतलब होता है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। तो याद देखिए 7 कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 बार, 2 बार और 3 बार। और कोई टर्म्स को देखते हैं तो 6 भी कितनी बार हुआ है, 1, 2 और 3 बार। चूँकि हमें बताया गया है कि मोड 7 है, तो ये 3 नहीं 4 बार होना चाहिए। तो यहाँ देख पा रहे होगे 2k + 1। तो यदि इसकी वैल्यू अगर 7 हो जाती है, तो ये पूरा जो आपको दिया गया आंकड़े, इनका मोड क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो देखिएगा 2k + 1 को हम मान लेंगे कितना, 7 के इक्वल। तो 2k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 - 1 = 6। तो k की वैल्यू क्या होगी, पक्षांतर करेंगे, यहाँ 2 गुना में था, इधर जाके भाग में चल जाएगा। फिर 2 का भाग दीजिए, 3 बार जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आ जाएगी। तो यहाँ आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो आपकी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले जो पोर्शन होते हैं, मीन, मोड और आपका मीडियन, इन 3 चीज़ों के बारे में भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले मीन के बारे में देखते हैं, जिसे हम बोलते हैं माध्य। इसका मतलब होता है इसमें हम क्या करेंगे, एवरेज निकालते हैं। जैसे अगर यहाँ पे ये इतने टर्म्स दिए, तो इनका हमको क्या करना होता है, केवल एवरेज निकालना होता है। और एवरेज कैसे निकलता, सभी टर्म्स को जोड़ देते हैं आपस में, और उसके बाद में हम भाग देते हैं, जितनी ये टर्म नंबर्स हैं उनकी संख्याओं से हम भाग देते हैं। जैसे यहाँ पे कितने नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 नंबर है। तो ये जितना भी इनका सम या योग आ जाता, उसमें हम 13 का भाग देते, तो आपका माध्य मिल जाता। वही मीडियन जब अगर निकालना होता है, मीडियन का मतलब हो जाता है पोजिशनली मीन, यानी कि ये पोजीशन के हिसाब से जो बीच वाला होगा। जैसे ये 13 नंबर थे, तो 13 में जो देखोगे तो 7वां नंबर जो होगा वो क्या होगा, पोजिशनली मीन होगा। तो 7वां नंबर जो हो जाएगा ये आपका मीडियन कहलाएगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7वां आ जाएगा 10। तो ये आपका क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाता। यदि आप ये सोचते हैं कि ये 13 नंबर थे, अगर 14वां कोई और नंबर होता, 14वां अगर 7 नंबर है मान लिया, तो इसका मीडियन कैसे निकालते हैं, तो जो 7वां और 8वां जो अंक होगा, उन दोनों को जोड़ देते हैं और उसके बाद में 2 का भाग दे देते हैं। मतलब इन दोनों नंबर्स का एवरेज जो मिलता है, जैसे कि 10 और 6 कितना होगा, 16, 16 में 2 का भाग देंगे 8। तो इस कंडीशन में मीडियन आपका कितना निकल जाएगा, 8 आ जाएगा। वही मोड हमने यहीं पे देख लिया। अब इसमें जो मेन एक रिलेशन होता है, इसे भी देख लेते हैं। जिस रिलेशन होता है आपका मोड बराबर से 3 मीडियन -2 मीन। तो इसी पे आधारित मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पूछे जाता है। तो अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में देखिएगा बोला गया है, अपनी कुल आय में से संजय 20% घर के किराए में, शेष 70% घरेलू खर्चों में
खर्च कर देता है तो उसके पास कितना बच जाता है, 1800 बचता है। तो उसकी कुल आय कितनी है ये हमें निकालना है। तो इस क्वेश्चन में देखिएगा, हम मान लेते हैं कि आय आपकी क्या है, x है। चूँकि 20% आपका किराए में जा चुका है तो आपके पास बचा कितना है, 80% बचा है। वही 70% आपका घरेलू खर्च में जा चुका है तो बचा आपके पास कितना है, 30%। और ये टोटल बराबर से कितना है, 1800 के इक्वल हो जाएगा। फिर x की वैल्यू फाइंड आउट करिएगा तो बटे वाली चीज़ ऊपर चल जाएगी तो 100 गुना 100 हो जाएगा और बटे में क्या आ जाएगा, 80 गुना 30 आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल। 3 का भाग दीजिए, 3 एकम 3, इसमें दीजिएगा 3 6 18 और ये 2 जीरो। वही फिर 2 का भाग देंगे तो यहाँ 4 बार और ये इधर देंगे 600 में तो 300 बार चल जाएगा। 4 का भाग दीजिए, 4 एकम 4 और 4 का यहाँ देंगे तो 100 में देंगे तो 25 बार जाएगा। अब 300 गुना 25 करके देख लीजिए तो 25 दिया 75 तो 7500 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है 24, 42 और 56 का एलसीएम निकालने को। तो एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए 24, 42 और 56 को लिख देंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग देंगे, 2 होती है, भाग दीजिए 12 बार, यहाँ 21 बार और यहाँ पे 28 बार जाएगा। फिर 2 का भाग देंगे तो यहाँ 6 बार जाएगा, यहाँ 21 बार और यहाँ भाग देंगे तो 1 और 4 14 बार जाएगा। फिर 2 का भाग देंगे 3 बार जाएगा, 21 में नहीं जाता, 14 में जाएगा तो 7 बार में चल जाएगा। फिर 2 का भाग नहीं जाएगा तो 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 7 21 और ये 7 हो जाएगा। फिर 7 का भाग दीजिए, 1 बार और 1 बार चल जाए, यानी 1 1 आ जाएगा। तो आपका एलसीएम जो बन के तैयार होगा क्या हो गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। तो गुना करिएगा, 3 का गुना 7 से 21, 2 का गुना 2 से 4, 4 का गुना 2 से 8, तो 8 गुना 21 कर लेंगे, 8 एकम 8 और 8 दुना 16 हो जाए, 8 एकम 8 और 8 दुना 16। तो यहाँ पे आ जाएगा 168 आपका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, जिसमें आपको रेडियस दी गई है और ऊंचाई दी गई है। तो आपको अगर बेलन कोई होता है दिया गया है तो बेलन में रेडियस आपको गिवन है और ऊंचाई आपको गिवन है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा क्या, 2 पाई r इंटू कोष्टक में h प्लस r हो जाता है। ठीक, तो वैल्यू पुट करेंगे हम। r की वैल्यू कितनी दी है, 7 दी है। ऊंचाई की वैल्यू दी गई है आपकी 12 दी गई है। चूँकि आपके जो आंसर है वो पाई में दिए हैं तो 22/7 भी हम नहीं लिखेंगे। तो 2 इंटू पाई इंटू r की वैल्यू 7 है, h की वैल्यू 12 और r की वैल्यू 7 यहाँ पुट कर देंगे। सॉल्व करते हैं, 2 गुना 7 14 पाई और कोष्टक में का सॉल्व किया 19, तो 19 का गुना 14 से करते हैं तो 14 नम हो जाएगा 126 का, 6 हासिल का 12, 14 एकम 14 और 12 हो जाएगा 26, तो 26 यानी ये आ जाएगा 266 पाई आपका आंसर आ जाएगा, ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है 13 माइनस 20 या 12 भागित आपको 4 और गुना में 4 दिया हुआ है। तो यहाँ आपको 3 चिन्ह दिए गए, एक दिया गया है डिवाइड का, एक गुना का और एक माइनस का चिन्ह दिया है। तो बोर्ड मास का जो हमने नियम देखा था तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले हम डिवाइड सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई और फिर प्लस या माइनस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ 12 में भाग देंगे 4 का, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस था, यहाँ पे प्लस था, तो क्या आ जाएगा, माइनस ही आ जाएगा और गुना में 2 आएगा। अब 13, अब यहाँ पे गुना वाला टर्म्स को सॉल्व करेंगे तो -3 गुना 2 करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 6 आ जाएगा।
फिर इसी के बाद में सॉल्व करिएगा, 13 में से 6 घटा दोगे बच जाएगा कितना 7। तो यहाँ आपका जो सी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। बोर्ड मास को एक काम करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिएगा बोर्ड मास में सबसे पहले जब भी बार दिया होगा उसे सॉल्व करना होता है, उसके बाद में ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है जिसमें सबसे पहले छोटे कोष्ठक को, फिर सर्पिलाकार कोष्ठक को, उसके बाद में बड़े कोष्ठक को सॉल्व करना होता है। उसके बाद आपको ऑफ को सॉल्व करना होता है, उसके बाद आप डिवाइड सॉल्व करते हो, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस और उसके बाद माइनस को सॉल्व करते हो। तो ये अगर आपको डायग्राम अगर देख लो, ये अगर आपको पता लग जाए तो इससे भी आप सॉल्व कर पाओगे, या आपका जो बोर्ड मास बोला गया है उनके नाम से भी आप सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें बोला गया है 297 गुना 303 का मल्टीप्लाई करना है। तो देखिएगा 297 आपका क्या होता है, 300 से 3 कम होता है, वही 303 क्या हो जाएगा, 300 से 3 अधिक होगा। तो आपको इसको देख के आपको लग रहा होगा ये a प्लस बी और a माइनस बी के जैसा है। मतलब हमारा फॉर्मूला क्या होता था, a प्लस बी गुना a माइनस बी बराबर से होता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 300 और b की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो वैल्यू पुट करिएगा, 300 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग, 300 का वर्ग हो जाएगा कितना 900 और ये पीछे में 2 जीरो, और 3 का वर्ग हो जाएगा 9, घटाएंगे कितना आ जाएगा 89 00 या 991। तो ये आपका ए वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, इसमें बोला है कि जग्गू एक लकड़ी की कुर्सी 3 दिनों में बना सकता है और जो रब्बू है वही कुर्सी 4 दिनों में बना सकता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो वे इसी प्रकार की जो 14 कुर्सियां कितने दिन में बना पाएंगे। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जग्गू की इफिशियंसी क्या हो जाएगी, जितने दिन वो काम कर रहा है तो 1/3 काम हो एक दिन में कर डालता है, कुर्सी का जो 1/3 भाग काम, तो ये आपकी हो जाएगी जग्गू की इफिशियंसी। वही रब्बू की इफिशियंसी क्या हो जाएगी, वो 4 दिन में पूरा एक कुर्सी बनाता है तो एक दिन में वो कितना कर पाएगा, 1/4 भाग ये काम कर पाएगा। तो इन दोनों की इफिशियंसी आ गई। चूंकि ये साथ मिलके काम कर रहा है तो क्या हो जाएगा, जग्गू प्लस रब्बू की इफिशियंसी को जोड़ दिया जाएगा तो 1/3 प्लस 1/4, तो एलसीएम आ जाएगा आपका 12 और इधर आ जाएगा 4 और इस साइड में प्लस करके 3 हो जाएगा। जोड़िए कितना हो जाएगा, 7/12 हो जाएगी इन दोनों की इफिशियंसी। चूँकि आपको 14 कुर्सियाँ बनानी है तो उसके बटे में हम क्या करेंगे, उनकी इफिशियंसी को भाग दे देंगे, तो 7/12 का भाग दे देंगे। चूँकि 12 कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा और बटे में केवल 7 रहेगा। 7 एकम 7 और 7 दूना 14। अब गुना करिएगा 2 का 12 से कितना आएगा, 24 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिया है, यदि एक नियमित बहुभुज है उसमें 20 विकर्ण है। अब आपसे पूछा गया है कि विकर्ण दिए गए भुजाओं की संख्या आपको निकालनी है। चूँकि अगर आपको बहुभुज के विकर्ण दिए तो विकर्णों की संख्या क्या होती है, अगर n आपकी भुजाएं हैं तो विकर्णों की संख्या होगी n × n-3/2 हो जाएगी विकर्णों की संख्या। चूँकि आपको विकर्णों की संख्या कितनी दी हुई है, 20 दी गई है। अब इसे सॉल्व करते हैं, 2 का पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, n × n-3 = हो जाएगा 20 गुना 2, यहाँ भाग में था इधर जाके गुना में, तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो आपका बचा क्या है एक्सप्रेशन, n × n-3 = 40 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो ऑप्शन के थ्रू भी हम देखते हैं। तो पहले 5 रख के देखते हैं, तो 5 रखेंगे, n की वैल्यू तो क्या होगा 5 गुना 5 - 3 2 हो जाएगा, तो बराबर से 10 आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका इनकरेक्ट होगा। चूँकि बी वाला ऑप्शन क्या दिया है, 6 दिया है, तो 6 का 40 में वैसे ही भाग नहीं जाता, तो बी वाला ऑप्शन का इनकरेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन को देखिएगा, 8 रख के देखते हैं, तो 8 गुना 8 में से 3 घटाया कितना बचा 5, गुना करिए कितना आ जाएगा 8 × 5 = 40। तो आपका जो ऑप्शन सी वाला होगा वो करेक्ट हो जाएगा।
इसके अलावा भी कुछ बहुभुज की कुछ अलग अलग चीज़ें होती, जैसे आपको यदि बोला गया जैसे कोई त्रिभुज है उसके आंतरिक कोणों का योग चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता, तो इसका जो कोणों का जो योग होता है उसका फॉर्मूला होता है क्या, यदि अपनी जो भुजाएं है वो n है तो आपका कोणों का योग हो जाएगा n-2 इंटू 180 हो जाएगा। ठीक, वही ये हो जाएगा आपके आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग हो जाएगा। वही फिर इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि नियमित बहुभुज है तो प्रत्येक कोण कितने का होगा, तो प्रत्येक कोण के कंसेप्ट को समझ लीजिए। प्रत्येक कोण की जो वैल्यू होगी वो निकालने के लिए जो सभी कोणों का जो योग आया है उसमें हम भाग दे देंगे किसका, जितने आपकी भुजाएं हैं उनका भाग दे देंगे, तो आपको प्रत्येक कोण का माप मिल जाएगा। क्योंकि नियमित बहुभुज है तो सभी भुजाएं और सभी कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। वही बाह्य कोण जो होता है तो सभी बाह्य कोणों का योग कितना होगा वो भी समझ लीजिए। सभी बाह्य कोणों का योग होता है 360, तो प्रत्येक बाह्य कोण कैसे निकालोगे, 360 में हम n का भाग दे देंगे तो उससे निकाल लेंगे। इसके अलावा जो विकर्ण होता है वो हमने फॉर्मूला n इंटू n-3/2 से विकर्णों की संख्या भी देखी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है। इसमें बोला गया है एक कार 5 घंटे में 275 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। यदि उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो कार को 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो देखिएगा, सबसे पहले हम यहाँ पे चाल निकाल देते हैं। सबसे पहले कार की चाल क्या थी, चाल क्या होती है, दूरी बटे समय होता है। तो चूँकि दूरी हमने तय की थी स्टार्टिंग में 275 किलोमीटर और ये तय की थी हमने 5 घंटे में। ठीक, तो भाग दीजिएगा, 5 एकम 5, यहाँ देंगे 5 हम 25 के 5 बचेगा 2, फिर 5 बार जाएगा तो आपका जो चाल आ जाएगी 55 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। चूँकि आपको बोला गया है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड को कम करना है तो 55 में से 5 किलोमीटर को कम कर देंगे तो 50 किलोमीटर से हम आगे की दूरी तय करेंगे। क्योंकि आपने कितनी दूरी तय करनी है, 250 किलोमीटर, तो हमें समय कितना लगेगा, दूरी बटे चाल कर देंगे तो दूरी होगी अपनी 250 किलोमीटर, चाल आपकी क्या होगी 50, चूँकि 5 किलोमीटर की स्पीड कम की थी हमने। इस किलोमीटर से ये किलोमीटर कट जाएगा, ये जो आर है वो कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। फिर 0 से 0 काटिए, 5 एकम 5, 5 हम 25, यह आ गया आपका समय। तो 5 घंटे आपको लगेंगे। देखिएगा, इसके बाद में क्वेश्चन दिया गया है शांत जल में 3 किलोमीटर पर आर की स्पीड से नाव चलाने वाला एक गोताखोर है। वो 50 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में 50 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने की तुलना में दुगना समय ले रहा है। मतलब प्रतिकूल जो जाता है उसमें अनुकूल की तुलना में दुगना टाइम लेता है। तो जो आपका गोताखोर है उसकी धारा के विरुद्ध दिशा में गति क्या होगी ये निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको जो नाव है उसकी स्पीड दी गई है 3 किलोमीटर पर आवर। अब मान लेंगे क्या, जो पानी की जो गति है, जल की जो गति है उसे हम क्या मानेंगे, x मानेंगे। इसके बाद सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम समय निकालेंगे। जैसे पानी की दिशा में आपकी जो गति, जो समय लगेगा वो निकालते हैं। तो जो समय होगा पानी की दिशा में क्या हो जाएगा, जो हमने दूरी तय की और हमारी चाल कितनी है, चाल हो जाएगी आपकी नाव की चाल 3, और जब आप पानी की दिशा में चलते हो तो उसमें उसकी भी जो चाल है उसे जोड़ दिया जाता है। वही पानी की जो विपरीत दिशा है, ये जैसे बोला जाएगा अप स्ट्रीम, इसमें उसका समय कितना लगेगा वो निकालते हैं। हमने दूरी तय की 50 किलोमीटर। अब जो चाल थी हमारी 3 थी नाव की, और इसमें से हम क्या कर देंगे, चूँकि विपरीत दिशा में चला रहा हो तो इसमें पानी की जो चाल है उसे घटा देते हैं।
चूँकि हमको समय का रिलेशन दिया गया है, विपरीत दिशा की तुलना में विपरीत दिशा में क्या हो जाएगा, सेम दिशा से दुगना टाइम ले रहा है, तो हम क्या कर देंगे, दुगना कर देंगे इसके समय को। अब ये हमारा रिलेशन बन जाएगा। अब इसमें कंपेयर करते हैं तो इस 50 से ये 50 कैंसिल। अब इन दोनों को पक्षांतर कर देंगे तो 2 गुना 3 माइनस एक्स हो जाएगा। वही इसे पक्षांतर करेंगे तो 3 प्लस एक्स आ जाएगा। एक्स पहले इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 6 माइनस 2x बराबर से 3 प्लस एक्स को एक साइड में लाएंगे तो x प्लस, यहाँ माइनस था इधर जाके प्लस हो जाएगा। वही 6 या 3 प्लस में था इधर आके माइनस में हो जाएगा। अब देखिएगा इसको सॉल्व करेंगे, 6 में से 3 घटाया 3 बचा और x प्लस 2x हो जाएगा, 3x हो जाएगा। फिर इस 3 से 3 कट जाएगा तो x की वैल्यू यानी जो पानी की चाल आ गई आपकी कितनी आ गई, 1 किलोमीटर पर आवर आ गई। चूँकि आपका जो गोताखोर है वो क्या है, पानी की विपरीत दिशा में चल रहा है, तो उसकी जो गति हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, जो आपकी नाव की गति थी उसमें से 1 कम कर देंगे, जो पानी की गति कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 किलोमीटर पर आवर आपका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें क्या दिया गया है, 2 क्रमिक छूटें दी गई है, उसका प्रतिनिधित्व क्या करती है, 1 एकल छूट करती है। तो 1 एकल छूट आपकी कितनी दी गई है, 84% दी गई है। कितनी, 84%। तो हमें निकालना है कि वे 2 क्रमिक छूटें कौन सी है। तो सबसे पहले इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे चेंज परसेंटेज वाला। तो चेंज परसेंटेज वाला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। अब इसमें चीज़ों का ध्यान रखिएगा, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ ली जाती है। कब पॉजिटिव लिया जाएगा और कब नेगेटिव लिया जाएगा उसका थोड़ा खासा ध्यान रखिएगा। पॉजिटिव तब लिया जाएगा जब आपको प्रॉफिट हो रहा हो, यानी लाभ हो रहा हो, यानी लाभ प्रतिशत की बात, या आपकी वैल्यूज़ को इंक्रीज़ किया जा रहा हो तब प्लस लेंगे। नेगेटिव कब लिया जाएगा, जब आपको लॉस्ट हो रहा हो या हानि हो रही है, जब आपकी वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है 10% 15%, या आपको अगर छूट बोली गई है जैसे डिस्काउंट दिया गया तो उस कंडीशन में वैल्यूज़ को नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन के थ्रू हम चीज़ों को करके देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन को देखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन दिया है 30, तो ये चूँकि ये छूट है तो यहाँ -30 लिखेंगे, प्लस -70 y की वैल्यू, प्लस -30 इंटू -70 और बटे में आ जाएगा 100। चूँकि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 जीरो से ये 2 जीरो को हम काट देंगे और ये माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 का 7 से गुना करेंगे 21 आ जाएगा। इसके अलावा इन दोनों को भी -30 और -70 -100 हो जाएगा। तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाइएगा 79 आ जाएगा और चिन्ह किसका, बड़ी संख्या का। तो क्या आपको -79 क्वेश्चन में एकल छूट दी थी क्या, नहीं दी थी, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं होगा। इसके बाद सेकेंड ऑप्शन को देखते हैं। सेकेंड ऑप्शन में बोला है माइनस यानी 20% दिया है और 80%, -80 लिख देंगे y की वैल्यू। तो -20 गुना -80 और बटे में आ जाएगा कितना, 100 आएगा। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, माइनस गुना माइनस हो जाएगा प्लस और 8 दूना हो जाएगा 16 हो जाएगा और ये -80 और -20 हो जाएगा -100। तो क्या हो जाएगा, घटाइएगा, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाओगे 84 और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, चूँकि ये माइनस चिन्ह दिखाता है छूट को और आपको दिया भी गया था कि एकल छूट आपकी 84% है, तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। इसमें बोला गया है 2 अंकों की एक संख्या और अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्याओं का योग कितना हो रहा है, 99 हो रहा है। तो और संख्याओं के जो अंक है उनका अंतर कितना है, 5 है। तो 2 अंकों की जो संख्या क्या हो सकती है वो निकालना है। तो पहले ऑप्शनों के थ्रू देखते हैं। तो आपको क्या बोला गया है,
इन दोनों संख्याओं के अंकों का जो अंतर है कितना है, 5 है। इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। इसके अलावा आपको बोला है अंक जो आपकी संख्या है, जैसे फर्स्ट ऑप्शन लिया और उसके क्रम पलट दिए जाए तो क्या होगा, 72 हो जाएगा। ठीक, 27 लिया, 72 हो गया। अब इसके बाद इनको जोड़ा, कितना होगा, 9 और 9 99 आ गया। 7 और 2 9, ये 2 और 7 9, 99 आ गया। तो ये आपको बोला गया है कि 99 योग हो जाएगा और इन संख्याओं का जो अंतर होगा वो संख्याओं के अंकों का अंतर 5 होगा। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो डायरेक्टली आ जाएगा। लेकिन ये शॉर्टकट का यूज़ ना करते हुए हम बेसिक से जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अगर कोई संख्या बोली जाती है, जैसे अगर कोई संख्या है 79 तो उसका मतलब क्या होता है, 70 प्लस 9 होता है। तो वैसे ही हम मान लेते हैं कोई XY संख्या है, तो XY संख्या क्या हो जाएगी, 10x प्लस y हो जाएगी। इसके क्रम पलट दिए जाए तो क्या हो जाएगी, yx बन जाएगी। तो क्या होगी, 10y प्लस x हो जाएगी। चूँकि आपको बोला गया था इनका योग कितना है, 99 है। इन दोनों संख्याओं का योग 99 है, तो इनको जोड़ा जाए तो क्या आएगा, 11x, 10 और 1 11 और 11y बराबर से 99। इन दोनों में 11 कॉमन हो जाएंगे। अब 11 का पक्षांतर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 11 से 99 काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 9 बार। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी, 9। चूँकि आपको दिया गया था अंकों के जो संख्या के अंकों में अंतर कितना है, 5 है, मतलब x माइनस वाई की वैल्यू कितनी दी है आपको, 5 दिए। x प्लस वाई की वैल्यू हमने निकाल ली, 9 है। तो इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो माइनस एक्स से प्लस या माइनस वाई से प्लस वाई कट जाएगा और x और x क्या हो जाएगा, 2x बराबर से 9 और 5 14 हो जाएगा। अब ये 2 का भाग दीजिए 14 में, 7 बार जाएगा। जब x की वैल्यू 7 हो गई, चूँकि x प्लस वाई 9 है तो y की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2। तो या तो क्रम पलट भी देंगे तो भी इसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ जो आपका ऑप्शन ए होगा 27 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया गया है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाया जा रहा है और 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे गोले के रूप में उसे ढाला जा रहा है। तो छोटे गोले कितने बनेंगे, आपको क्या बोला गया है, एक बड़ा गोला है जो 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है और दूसरा एक छोटा गोला है जो कितना, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है। अब सबसे पहले ये गोले में हम क्या करेंगे, इसमें आयतन के कंसेप्ट को देखेंगे। आयतन क्या होता है, आयतन होता है 4/3 पाई आर का क्यूब होता है। क्या होता है, 4/3 पाई आर का क्यूब होता है। तो ये एक कंसेप्ट देखिएगा, बराबर से बड़े गोले का आयतन बराबर से n इंटू कर देता है, कितनी गोलियां बनेगी, इंटू 4/3 पाई आर का क्यूब। मतलब यहाँ 2 लिखेंगे और यहाँ पे कितना होगा, 12 लिखेंगे। वैल्यू पुट करिएगा, 4/3 पाई आर की वैल्यू कितनी है, ये इधर में 12 है, 12 का क्यूब करेंगे और n जो संख्या है होगी कितनी गोलियां है, और 4/3 पाई आर की वैल्यू कितनी, यहाँ पे ले लेंगे अपन 2 बोली गई है, 2 का क्यूब। ठीक, अब 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से ये पाई कैंसिल। अब ये 12 का क्यूब है तो 12 को क्या लिख सकते हैं कि 6 गुना 2 लिख सकता है, उसका क्यूब बराबर से यहाँ इधर में n गुना 2 का क्यूब। अब इसे और सॉल्व करिए, 6 का क्यूब गुना 2 का क्यूब बराबर से n गुना 2 का क्यूब। ये 2 के क्यूब से ये 2 का क्यूब कैंसिल, तो n की वैल्यू क्या होगी, 6 का क्यूब बराबर से 216 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, या इसी का हम शॉर्टकट भी देख लेते हैं। जब भी ऐसी कंडीशन हो बड़े गोले से छोटे गोले बनाने के लिए, तो ऐसे में सीधा डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे, बड़े गोले की जो त्रिज्या है उसका क्यूब बराबर से n गुना छोटे जो गोला है उसका क्यूब, उसके त्रिज्या का क्यूब। सीधा डायरेक्टली लिख लीजिए तो 12 का क्यूब क्या हो जाएगा, इसमें हम क्या लिखेंगे, 6 गुना 2 का क्यूब बराबर से n गुना 2 का क्यूब। अब 6 का क्यूब गुना 2 का क्यूब बराबर से n इंटू 2 का क्यूब, काट दीजिए, सीधा n इक्वल टू कितना आ गया, 216 आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें बोला गया है साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर से कोई धनराशि कितने समय में दुगना हो जाएगी, कितने समय में दुगना हो जाएगी। चूँकि साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। चूँकि जब राशि दुगना हो रही तो जो सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज की वैल्यू क्या हो जाएगी, मूलधन के बराबर हो जाएगी। दर आपकी 10% दी है, समय आपका ज्ञात करना है और बटे में 100 रहेगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इस पी से ये पी कैंसिल, ये 10 का पक्षांतर कर देंगे तो जो समय आपका निकल के आएगा 10 वर्ष लगेंगे। तो ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखिएगा, बोला गया है 1 से 70 तक की संख्याओं में से कितने प्रतिशत संख्याओं के इकाई का अंक 1 हो या 7 हो। 1 से 70 के बीच देखना है तो सबसे पहले हम देखते हैं 1 से 10 के बीच में कितनी संख्याएं होगी, या तो 1 होगी या तो 7 होगी, तो 2 संख्याएं हैं। 11 से 20 के बीच में कितनी है, 11 होगी और 17 होगी, जिसके यूनिट डिजिट या इकाई के अंक में 1 या 7 होगी। वही 21 से 30 के बीच भी 2 होगी। वही 31 से 40 के बीच में भी 2 ही संख्या होगी। 41 से 50 के बीच में भी ऐसी कितनी 2 ही संख्या होगी। 51 से 60 के बीच में भी 2 और 61 से 70 के बीच में भी 2 हो जाएगी। टोटल 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। तो टोटल संख्याएं कितनी, जो 14 संख्या होगी जिसमें क्या है इकाई में 1 होगी या तो 7 होगी। 1 से 70 के बीच में टोटल आपकी कुल संख्याएं कितनी है, 70 दी गई है। अब हमको प्रतिशत निकालना था, कितने प्रतिशत संख्याएं हैं जिनके इकाई के अंक में 1 या 7 आता है। तो गुना कर देंगे 100 का और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 2 का गुना 10 से करेंगे 20% आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें बोला गया है, आपको दिया है A अनुपात B बराबर से 3 अनुपात 2, B अनुपात C बराबर से भी 3 अनुपात 2, तो A अनुपात B अनुपात C की वैल्यू निकालते हैं। चूँकि यहाँ A अनुपात B की वैल्यू 3 अनुपात 2 दी है और B अनुपात C की भी वैल्यू 3 अनुपात 2 दी गई है। चूँकि इनमें B क्या है, कॉमन है और B की वैल्यू क्या सेम है, क्या यहाँ 2 दी है और यहाँ पे 3 दी है। तो जब सेम नहीं दी गई तो इनका एलसीएम निकाला जाएगा 2 और 3 का, तो एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। तो पहले वाले में अगर 6 लाने के लिए हमको किसका गुना करना पड़ेगा, 2 का, नहीं 3 का करना पड़ेगा। और सेकेंड वाले में देखेंगे 3 में किसका गुना किया जाए तो 6 आ जाएगा, 2 का। तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट के हिसाब से यहाँ देखिए 3 का गुना 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 9 अनुपात 3 दूना 6। और नीचे वाले में 3 का गुना 2 से किया जाए 6 आ जाएगा और 2 का गुना 2 से किया जाए 4 आ जाएगा, तो 6 अनुपात 4 आ जाएगा। चूँकि आप देखिए यहाँ पे कॉमन B था और उनकी वैल्यूज़ भी क्या है, सेम है, तो क्या हो जाएगा, A अनुपात B अनुपात C की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 अनुपात 6 अनुपात 4 होगी। इसके अलावा इसी क्वेश्चन को अदर टेक्निक से भी करते हैं। जैसे A अनुपात B की वैल्यू आपको दी गई थी 3 अनुपात 2, तो हमको C का अनुपात नहीं दिया तो हम C अनुपात लिख देते हैं और बराबर अनुपात में क्या कर देंगे, इसी को 2 को रिपीट कर देते हैं। वही आपको नेक्स्ट कंडीशन में क्या दिया गया था, B अनुपात C की वैल्यू क्या दी गई थी, 3 अनुपात 2 की दी गई थी। अब A की वैल्यू हमें पता थी क्या, नहीं थी, तो A की वैल्यू लिखने के लिए इस 3 को रिपीट यहाँ पे कर देंगे। फिर इसके बाद में इनका गुना कर दीजिएगा, तो 3 का 3 से गुना 9, 3 का 2 से गुना 6 और 2 का 2 से गुना 4 हो जाएगा। तो इससे भी ये करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा और A वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इसमें दिया गया है 0.002 मल्टीप्लाई
5 दिया गया है। इन दोनों को सरलीकृत करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ 1 अंक के पहले दशमलव और यहाँ पे 3 अंक, तो जो आंसर होगा उसमें कितने अंक के पहले दशमलव होगा, 4 अंकों के पहले दशमलव होगा। इसके अलावा 5 का गुना 2 से करिएगा 10 आ जाएगा। अब 4 अंक हमें चाहिए तो 0 0 लगा दीजिएगा। 4 अंक 1 2 3 और 4, तो यहाँ पे 0.001 जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बोला गया है एक पेड़ टूटकर जमीन पर इस तरह गिरता है कि उसका ऊपरी हिस्सा अभी भी आंशिक रूप से तने से जुड़ा हुआ है। वह किस ऊंचाई पर टूटा? यदि उसके पेड़ की मूल ऊंचाई कितनी है, 24 मीटर है, और ज़मीन के साथ वो 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो किस ऊंचाई पे टूटा है पूछा गया है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या दिया है, ये कोई पेड़ है, इसकी ऊंचाई दी गई है 24 मीटर दी गई है। अब आपको बोला गया है कि ये पेड़ क्या हो गया है, टूट गया है। ये पेड़ टूट गया, टूटने के बाद में ये धरती के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये कितनी ऊंचाई से टूटा है, तो इसको हम मान लेते हैं x। चूँकि ये वाला लेंथ हमें देखना है, तो ये लेंथ क्या हो जाएगी आपकी, ये लेंथ हो जाएगी आपकी 24 पूरी दी गई है, उसमें से x घटा देंगे तो 24 माइनस x हो जाएगा। अब पहले कुछ कंसेप्ट को सीख लेते हैं जो हमने पहले देखा है कि जब भी आपको कोई समकोण त्रिभुज दिया है, 30 का एंगल और 60 का एंगल दिया हो, तो 30 के एंगल के सम्मुख जो भुजा होगी वो यदि x हो, तो 60 के जो सम्मुख वाली जो भुजा होगी वो क्या होगी, वर्गमूल में 3x, और 90 के सम्मुख वाली भुजा हो जाएगी 2x हो जाएगी। यानी 30 की जो भुजा है सम्मुख भुजा, उससे दुगना हो जाएगा आपका कर्ण। तो मतलब ये इससे ये दुगना क्या हो जाएगा, आपका कर्ण हो जाएगा। बोल देंगे 2x बराबर से 24 माइनस x को x के पास लाइए तो 2x प्लस x बराबर से 24, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 24। काटिएगा कितनी बार, 8 बार में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 मीटर आ जाएगी। तो यही आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए, अलग अलग नंबर्स दिए गए। इसमें पूछा है समांतर माध्य निकालना है। समांतर माध्य का मतलब होता है लगभग एवरेज ही आपको निकालना होता है। तो सबसे पहले एवरेज क्या होता है, सभी अंकों का योग और उसमें भाग देंगे अंकों की संख्या से। तो अंकों को जोड़िएगा, इकाइयों को 9 दूना 18, 27, 27 और 3 हो जाएगा 30, 30 का 0 हासिल का आ जाएगा 3, ये 3 और ये 3 6 हो जाएगा, 6 4 10, 10 और 11, 10 11 हो जाएगा 21, 21 और ये 15, 21 15 36, 36 और 9 हो जाएंगे 45, 45 9 54, 54 और 9 63। तो ये आ गया 63। अब चूँकि पूरे प्रक्षेप यानी कि आपको ऑब्जर्वेशंस कितने दिए देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 का भाग दे दीजिए, 9 7 63 और ये 0, तो 70 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। देखिएगा इसमें बोला गया है ए एक साइकिल को बी को 20% लाभ पर बेचता है और बी इसे सी को 25% लाभ पर बेचता है। इसमें बोला गया है सी 1500 का भुगतान करता है, यानी कि सी का क्रय मूल्य 1500 है, तो ए ने कितना भुगतान किया है ना, ए का क्रय मूल्य निकालना है। तो सबसे पहले हम ए का जो क्रय मूल्य को मान लेते हैं क्या, x है, ठीक। तो ए ने उसे कितने 20% लाभ पे बेचा, मतलब 100 की वस्तु 120 में बेची, ठीक। तो 120/100 कर देंगे। फिर बी ने सी को कितने पे बेचा, 25% लाभ, यानी कि 100 की वस्तु 125 पे बेची, सी को बेच दी इसने बी ने, तो ये कितना हो जाएगा, भुगतान इसने कितना 1500 किया। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले कुछ काट लेते इधर ही, ये 5 बार में, ये 4 बार में, ये 1 0 से 1 0 कट गया, ये 1 बार और ये 3 बार, वही 5 एकम 5 दूना 10, 5 एकम 5। अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1500, पक्षांतर करेंगे 2 ऊपर जाएगा और 3 नीचे,
3 एकम 3 और ये 3 5 15 और ये आ जाएगा 500 गुना 2 आ जाएगा 1000। तो इस तरीके से सी नहीं बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एएलपी के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के है उन चीज़ों को किया और इसी के साथ में कुछ अच्छे से अच्छे कंसेप्ट को भी हमने सीखा। तो अगली क्लास में हम मिलेंगे अगले कंसेप्ट के साथ में। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद।